हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 थ्योरीज कर ली हैं। आज हम थर्ड थ्योरी कर रहे हैं, वो है हमारी द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। इसकी हम थ्योरी आज स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें फ्रैंक एच नाइट 1957 में उसने अपनी बुक रिश में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट regards profit of the entrepreneur as a reward of bearing non-insurable risk and uncertainties। उसने अपने बुक में 1957 में लिखा था फ्रैंक एच नाइट ने कि जो रिस्क होते हैं और अनसर्टेनिटी होती है और प्रॉफिट, जो उसकी बुक का नेम था रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट, उसमें उसने लिखा कि जो प्रॉफिट्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के, वो रिवॉर्ड्स है उसका रिस्क और अनसर्टेनिटीज का, जो वो कैप्चर करता है। Entrepreneurship is generally associated with risk bearing. Knight had distinguished risk with insurable risk and non-insurable risk. उसने रिस्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जो इंश्योरेबल है या नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जिसे हम बाद में कवर अप कर सकते हैं, और नॉन इंश्योरेबल वो होते हैं जिसका जो नुकसान होता है वो एंटरप्रेन्योर को ही उठाना पड़ता है। उसमें फिर है there are certain risks that are measurable and the probability of such risk can be statistically estimated and hence such risk can be insured। कि जिन रिस्क को हम पहले से ही मतलब अज्यूम कर सकते हैं, पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली कि हाँ ये रिस्क आएंगे, इससे हमने इस सिचुएशंस में रिस्क में हमने इस तरीके से कोप अप करना है, तो वो हमारे इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ इंश्योरेबल रिस्क इंक्लूड थेफ्ट ऑफ कमोडिटीज, फायर इन द एंटरप्राइज, एक्सीडेंटल डेथ एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड there are certain risks which cannot be calculated। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि थेफ्ट मतलब चोरी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, फायर लग सकती है, किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो सकती है। तो ये सब इंश्योरेबल रिस्क होते हैं जो हम पहले से अज्यूम कर सकते हैं, जिनका हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने ली है तो हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता कि ऐसी चीजें भी हो जाएंगी, वो हमारे होते हैं अनइंश्योरेबल रिस्क। The probability of the occurrence cannot be statistically ascertained. Such risks include risk associated with change in prices, demand and supply। ठीक है, these risks are non-insurable। Professor Knight opinion that the profit is the reward for bearing the non-insurable risk and uncertainties। उसने बोला कि जैसे जो रिस्क होते हैं जो हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं, जो हमें नहीं पता कि प्राइस कब रेस हो जाएंगे, डिमांड सप्लाई का क्या सिनेरियो रहेगा फ्यूचर में, तो ये रिस्क जो हमारे होते हैं वो नॉन इंश्योरेबल या अनइंश्योरेबल रिस्क होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नाइट, जो प्रॉफिट मतलब इन रिस्क को कंकर करता है, उसमें प्रॉफिट अर्न करता है, वही उसका जो रिवॉर्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर को। मीन्स प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, जो हम इंश्योर नहीं कर सकते, जो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन रिस्क में आप प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं वो आपका रिवॉर्ड है। Uncertainty bearing is one of the most vital functions in a dynamic economy. The entrepreneur bears the uncertainty involved in the enterprise. The expectation of profit is the supply price of the entrepreneurial uncertainty bearing exercise. In a state of economy where there is no risk, every entrepreneur will have a minimum supply price। ठीक है, जहां पर कोई रिस्क नहीं होगा वहां पर मिनिमम सप्लाई प्राइस जो है वो हर एंटरप्रेन्योर को फिक्स करना पड़ेगा, हर एक मिनिमम सप्लाई प्राइस होगा उसके पास। लेकिन जब आप प्रॉपरली हर रिस्क को अच्छे तरीके से, हर सिचुएशंस में अच्छे तरीके से कोप अप कर रहे हो, प्रॉफिट्स मेंटेन कर रहे हो, यही एक्चुअल में रिवॉर्ड है। फिर एक रिवॉर्ड एलोकेटेड टू द एंटरप्रेन्योर इज बिलो इट। द एंटरप्रेन्योर विल एब्सटेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग देयर एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। मींस अगर जो रिवॉर्ड है इस लेवल से नीचे आता है तो वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं। जैसे हमने पहले किया था, जो एंटरप्रेन्योर है वो अनसर्टेनिटीज के ऊपर काम करता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करता है, इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है कि मतलब जितना आप अनसर्टेन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे उतने ही ज्यादा सक्सेस कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी टेंड्स टू रेज द मिनिमम सप्लाई प्राइस। द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी। हमेशा वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो अनसर्टेनिटी बेयर कर रहे हैं तो उतना ही उन्हें प्रॉफिट मार्जिन भी मिले। द सैलिड पॉइंट्स ऑफ नाइट्स थ्योरी इंक्लूड, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्योर प्रॉफिट्स फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी बेयर करके जो रिस्क अर्न करता है उसे हम
प्योर रिस्क बोलते हैं, प्योर प्रॉफिट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी और नॉन इंश्योरेबल रिस्क कैन नॉट बी स्टैटिस्टिकली एस्टिमेटेड। जो प्रोबेबिलिटी है अनसर्टेनिटी या रिस्क की उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। थर्ड इज एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक रिस्क ऑफ वेरिंग डिग्रीज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड इंसुलेशन। The theory suggests that the more risky the nature of enterprise, the higher level of profit earned by the entrepreneur. Means जितना risky और जितना uncertain होगा उतना ही ज्यादा profit earn करेगा एक entrepreneur. Profit is the reward of entrepreneur for bearing uncertainties and risk. Hence, it should be a part of the normal cost. जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर का, जो वो रिस्क बेयर कर रहा है, इसलिए नॉर्मल कॉस्ट का एक पार्ट होना चाहिए। द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज अनसर्टेन। एंटरप्रेन्योर गारंटीज इंटरेस्ट टू लेंडर ऑफ कैपिटल, वेजेस टू वर्कर एंड रेंट टू द लैंडलॉर्ड। जो उसका रिवॉर्ड होता है वो अनसर्टेन होता है कि कभी प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो उसने गारंटी क्या करता है, फिर भी उस सिचुएशन में भी एक एंटरप्रेन्योर गारंटी करता है कि जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगा, जो मतलब उनकी जो लेंडर ऑफ कैपिटल है, जो लेंडर्स है उन्हें प्रॉपरली इंटरेस्ट देगा, जो वर्कर्स है उन्हें प्रॉपरली वेजेस देगा और लैंडलॉर्ड को प्रॉपरली रेंट देगा। फिर भी वो एश्योर करता है इन सब के बाद भी जो वो प्रॉफिट अर्न करता है अनसर्टेनिटीज को, वो उसका प्योर प्रॉफिट होता है। The level of uncertainty in business can be reduced by applying the technique of consolidation. The total level of uncertainty can be reduced by pulling individual instances. Consolidation के थ्रू हम इसे जो level of uncertainty है उसे थोड़ा सा reduce कर सकते हैं। ओके, तो उसका जो क्रिटिसिज्म है, अगर कोई थ्योरी है उसके मेन पॉइंट्स है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, वो भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। तो इसका क्रिटिसिज्म है, तो दिस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड theories to explain supply of entrepreneurship based on profit, but the theory suffers from certain drawbacks as pointed by the critics. क्या drawbacks है इसके? The role of an entrepreneur has not been elaborately provided by the theory. The entrepreneur's activity has been restricted to uncertainty period. यहाँ पे इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है, जो क्रिटिक्स है, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सारी की सारी जो थ्योरी है उन्होंने सिर्फ अनसर्टेनिटी या रिस्क के ऊपर ही सिर्फ लिमिटेड रखी है, उसके अलावा उन्होंने कोई और स्कोप नहीं दिखाया है, इनोवेशन या कोई और भी जो उसका होता है। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर डिफरेंट, ऑफन देयर इज अ डिकोटोमी बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दीज फैक्टर्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। की ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ अनसर्टेनिटी बियरिंग के ऊपर ही ध्यान दिया गया है। पहला ये था क्रिटिक। सेकेंड था है द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन अ वेग वे। द एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द थ्योरी। के एग्जैक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे अर्न किया जाएगा, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बस ये बताया गया है कि प्रॉफिट क्या होगा, अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड, उस सिचुएशंस में सारी पेमेंट्स को करके भी जो उसके पास प्रॉफिट बचता है वो उसका है प्योर प्रॉफिट। मतलब उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कैलकुलेशन का वे नहीं। थर्ड है प्रॉफिट एज अ रेजिड्यूअल इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। कि जो उसकी रेजिड्यूअल इनकम है, प्रॉफिट को ये एज्यूम किया गया है, तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स। फोर्थ है क्रिटिक्स फील्स दैट अनसर्टेनिटी वेरिएंस शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड शुड बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर। ये जो अनसर्टेनिटी वेरिएंट है ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसे उसके अकॉर्डिंगली लिया जाना चाहिए, ना कि बाकी जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनके साथ इसकी कंपैरिजन नहीं की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स। तो ये हमारे नाइट की थ्योरी थी जो बेसिकली हमारी है अनसर्टेनिटी और रिस्क के ऊपर। ठीक है, तो उसने उसमें इस थ्योरी में क्या कहा है, हम एक बार फिर से कर रहे हैं। उसने बोला है कि अनसर्टेनिटी में उस सिचुएशंस में जो एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करता है वो उसका प्योर प्रॉफिट होता है। अगर वो उस लेवल तक प्रॉफिट अर्न कर पाता है तो वो सक्सेस हो पाता है, वरना वो अपने एक्टिविटीज को शट डाउन कर देता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है थ्योरी वो है थ्योरी ऑफ फ्रैंक यंग, जो एम्फेसिस ऑन चेंजेस इन ग्रुप लेवल पैटर्न, जिसका मेन एम्फेसिस क्या है, चेंजेस इन ग्रुप लेवल पैटर्न। कि अगर आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, ग्रुप लेवल पे पैटर्न के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर एम्फेसाइज है ये थ्योरी हमारी। इसमें क्या है, अ माइक्रो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज पॉइंट बाय द थ्योरी propounded by Frank Young emphasizes that entrepreneurial activities are conditioned by group level pattern। इसमें क्या है, ग्रुप लेवल पैटर्न के ऊपर सारी थ्योरीज बेस्ड है, इसमें ये बताया गया है। फिर Young rejected the psychogenic interpretations of entrepreneurship
He considered the solidarity groups responsible for building entrepreneurship. उन्होंने क्या बोला है कि जो साइकोजेनिक इंटरप्रिटेशन है उसे रिजेक्ट करता है और उसे ये कंसिडर किया है कि सॉलिड ग्रुप्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करने के लिए। अगर ग्रुप लेवल अच्छा है, ग्रुप में हमारी टीम में मेंबर्स बहुत एबल है हर काम को हैंडल, हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। उसके बाद है फ्रैंकलिन ओपिनियन दैट द एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड इन क्लस्टर्स, एथनिक ग्रुप्स, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड ग्रुप्स विद पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। की जो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को डायरेक्टली उसके फीचर्स को जानना है तो हमें प्रॉपरली उसके क्लस्टर्स की क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें स्टडी अगर हम करेंगे तो हमें एंटरप्रेन्योरियल सारी एक्टिविटीज पता चल जाएगी। एक एंटरप्रेन्योर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। एंटरप्रेन्योरिज्म एट द इंडिविजुअल लेवल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रुप लेवल पैटर्न। Young disapproves the notion of an entrepreneur working individually. जो यंग है, फ्रैंक यंग है, ये पूरा डिसअप्रूव करता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है इंडिविजुअली वर्क कर सकता है। ये कहता है कि हमेशा एंटरप्रेन्योर हमेशा ग्रुप में काम करता है, ग्रुप के बिना उसकी एक्टिविटीज जो उसके फीचर्स हैं वो ज्यादा निकल कर नहीं आते। The entrepreneur functions as a member of a group. According to him क्या है, एंटरप्रेन्योर एक मेंबर ऑफ ग्रुप होता है, ग्रुप का मेंबर होता है जो मिलकर काम करता है। The entrepreneurial initiatives and actions are the outcome of experiences and exposures of the individual entrepreneurs as a member of a particular group. कि जैसे जो एंटरप्रेन्योर अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो आउटकम्स हैं उन एक्सपीरियंस का जो वो ग्रुप में गैदर करते हैं, सबके साथ टीम में एज ए टीम जब काम करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस गैदर करते हैं या एक्सपोजर्स करते हैं नए वो उनके मतलब जो अपने एज ए एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेते हैं वो उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनिफेस्टेशन of the general values of the group. The economic problems faced by the individual entrepreneurs are mitigated by the solidarity of entrepreneurial groups. इसमें ये बोला हुआ है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स जो फेस करता है वो अगर हम ग्रुप में एज अ ग्रुप काम करेंगे तो वो हम रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल इतना रिस्क नहीं ले सकता, इतना ज्यादा वो मतलब प्रॉपरली जो है प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर एज अ टीम एज अ ग्रुप काम करेगा तो वो और अच्छे तरीके से कर पाएगा। The individual entrepreneurs enjoy the confidence of their association with the solidarity group, which helps the individual entrepreneurs to overcome any sort of economic problems. कि अगर एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, ग्रुप में काम कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ उसे वो चीज भी आएगी कि वो मतलब एज अ ग्रुप में भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सबसे सजेशंस ले सकता है, सबके ओपिनियंस जान सकता है, उस अकॉर्डिंगली वर्किंग कर सकता है। Frank Young reduced the group level pattern behavior exhibited by the entrepreneurs on the basis of his test known as thematic appreciation test, जिसे TAT बोलते हैं, thematic appreciation test on groups of entrepreneurs। उसने प्रॉपरली टेस्ट एग्जीक्यूट किया है, मतलब ग्रुप लेवल का जो ग्रुप लेवल पैटर्न है उसने उस टेस्ट के बेसिस पे बनाया है। The Young theory includes the idea of reactive subgroups. These reactive subgroups play an important role in enterprise creation. The reactive group crop up whenever a group experiences low status recognition, limited or no access to social networks, and have better institutional resources as compared to other groups in the society at the same level. It means reactive groups वो होते हैं जो कम रिसोर्सेज, कम लोगों के होते हुए भी आगे ज्यादा बढ़कर काम करते हैं। तो ये उसके टेस्ट से ये पता चल रहा है। तो ये हमारी थ्योरी जो थी फ्रैंक यंग की थी, जो हमने पहले नाइट की थ्योरी की थी वो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क के ऊपर थी, और जो फ्रैंक यंग की है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रुप लेवल पैटर्न्स के ऊपर। ये एम्फसाइज करती है कि जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं ग्रुप लेवल, वो एम्फसाइज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट जो है वो है हमारी नेक्स्ट हम थ्योरी करेंगे कंकर्स थ्योरी, जो है एम्फसिस ऑन एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई। ये इसके ऊपर हम करेंगे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है।
इसमें क्या है, जॉन एच कंकर had built up his theory on the edifice of entrepreneurship supply. He was of the opinion that sociological and psychological factors influence the emergence of entrepreneurs. ये इसने जो theory build की है उसके ऊपर वो entrepreneurship supply के ऊपर based है ये। उसके अकॉर्डिंगली जो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स की इमर्जेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमारे सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैज अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि जितने ज्यादा ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो सप्लाई स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये एम्प्लॉइज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सप्लाई में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करेंगे, उनकी इमर्जेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे। इसमें क्या है, इन इकोनॉमी द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। फर्स्ट इज डिमांड स्ट्रक्चर। This refers to the demand situation prevailing in the economy. The entrepreneurs expect to rewards for their contributions and their behavior is influenced by the reward. कि जो डिमांड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है कि जैसे मतलब अगर डिमांड सिचुएशन जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है उसके ऊपर ये बेस्ड है बेसिकली ये थ्योरी। उसमें क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स है रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करेंगे और जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी वर्क करेंगे, जो भी अपने बिहेव करेंगे, जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो रिजल्ट किसमें आएगा, रिवॉर्ड में। द डिमांड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी enlarged by rewarding the entrepreneurs with material rewards for their entrepreneurial activities। कि अगर हम उन्हें मटेरियल रिवॉर्ड देंगे उनकी डिमांड के उससे ज्यादा ही डिमांड बढ़ेगी। फिर है लिमिटेशन स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। The society in this structure restricts specific activities. The entrepreneurs and the other members come with the ambit of this structure. इसमें लिमिटेशन स्ट्रक्चर में क्या है, हम एक लिमिटेशन लगा देंगे कि सिर्फ ये एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो पाएंगे, तो फिर जो पर्सन्स वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे सिर्फ वही एज एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज हो पाएंगे। डिमांड में क्या था, जैसे जैसे डिमांड आएगी, डिमांड बढ़ेगी एंटरप्रेन्योर्स की, उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उस अकॉर्डिंगली उनकी इमर्जेंस होती रहेगी। लिमिटेशन में क्या है, हम प्रॉपरली एक लिमिटेशन लगा देंगे पर्टिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, जो पर्सन उनमें एक्सेल है वही एज एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज होंगे, ग्रो करेंगे। फिर है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन एन इकोनॉमी। This structure includes the existing market structure, the available managerial and technical skills, information about production techniques, supply of labor and capital. अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर में क्या है कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे गैदर कर पाएंगे, जो उन्हें गैदर करके एज एंटरप्रेन्योर इमर्ज होता है, इनके बेसिस पे ही उनकी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, ये सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर नेक्स्ट इज लेबर स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर विलिंग टू वर्क, कि मींस जो स्किल्ड पर्सन है, लेबर क्या होता है, प्रॉपरली स्किल्ड पर्सन होता है जो अपने काम में प्रॉपरली स्किलफुल होता है। तो उसमें क्या है, द लेबर स्ट्रक्चर influenced by a number of factors like the mobility of labor, available alternatives of employment, level of traditionalism and prevailing work structures। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक लेबर की सप्लाई की तरह ही एक एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। In Kalber's theory, the conditioning procedure is a major determinant of the activities of individuals. The behavior of individual is highly subjected to the conditioning procedure surrounding the environment of the individuals। की कंडीशन बेस्ड है, जैसे जैसी कंडीशंस होगी वैसे वैसे सप्लाई होगी। ये इसके कंकर्स की थ्योरी इसके ऊपर बेस्ड है। To influence and alter the individual's activities, there is a need to change certain factors of situations that influence the conditioning। कि अगर हमने इंडिविजुअल एक्टिविटीज को या कुछ ऐसे ऑल्टर करना है उन्हें या इन्फ्लुएंस करना है, तो हमेशा सर्टेन फैक्टर्स में चेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक पोस्टुलेट्स, कि अनरियलिस्टिक है डिमांड स्ट्रक्चर, लेबर स्ट्रक्चर जो है, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है, ये सब उन्होंने बोला है कि जो जिनके ऊपर ये थ्योरी है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सेकेंड इज the different structures that influence supply of entrepreneurship are not that simple। कि अगर हमने different structures बनाए हैं वो इतने इजी नहीं है जितने कि रिप्रेजेंट किए गए हैं, कि उन बेसिस पे अगर हम एंटरप्रेन्योर्स को इमर्जेंस की और उनकी सप्लाई की ओर ध्यान दे रहे हैं तो वो इतना इजी इसलिए हम नहीं उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
The theory of Kunkel tried not to consider the ambiguous concepts like values, personality, etc. जो ये theories हैं, उन्होंने मतलब जो Kunkel की theory है उसने values को, personality को consider नहीं किया। ये है हमारा जो हमने लास्ट 3 theories की है, हमने फ्रैंक यंग की है, हमने कंकल्स की है और हमने नाइट की theory की है। नाइट में क्या था, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क के ऊपर था। फ्रैंक यंग की हमने की थी कि जो हमारा ग्रुप लेवल के चेंज के ऊपर हमने वो थी थ्योरी, और जो कंकल्स की थ्योरी है वो डिफरेंट हमारा सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी, इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये तीनों थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप दोबारा से स्टडी कर लीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, आप उसे पढ़ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप क्लास में पूछ सकते हैं या अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।